सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। और सभी विद्यार्थी और सभी गुरुजन, आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। और हमारा देश जो है इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा है, तो मैं आशा करता हूँ जो भी सरकार की गाइडलाइन आ रही है आप उनका नियमों का पालन कर रहे होंगे विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी। और मैं देखो मतलब जो भी मेरे आप छोटे भाई बहन हो, जो 12th में पढ़ते हो, 10th पढ़ते हो, 11th में पढ़ते हो, मैं आपसे थोड़ा सा मतलब थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जितना मेरे को आता है थोड़ा बहुत पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और जो भी मेरे को आता है आपको मैं समझाने की कोशिश, थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा। मेरे को देखो परसों मैंने नवनीत सर की वीडियो देखी, तो उससे मैं थोड़ा मोटिवेट हुआ कि यार हाँ, तो जितना हमको आता है उतना हमको भी आपको समझाना चाहिए। सर ने भी आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए पहली बात मेरी है तो एक मैंने आपको एक कहानी सुनाता हूँ। देखो ऐसा होता है, एक आदमी जो है मतलब एक अमीरी व्यक्ति राशन बांट रहा था, ठीक है। अभी कोरोना महामारी चल रही है, तो राशन बांट रहा था और एक गरीब व्यक्ति लाइन पे खड़ा था। तो वो गरीब व्यक्ति अपनी मतलब जो बारी है वो दूसरे को दे रहा था। जैसी मतलब लाइन लगी हुई थी सीधी से, तो वो अपनी बारी दूसरे को दे रहा था। तो बार बार ऐसे ही कर रहा था, एक बार किया, दो बार किया। तो वो अमीर व्यक्ति ने पूछा, तो भैया आप अपनी बारी दूसरे को क्यों दे रहे हो, आप आगे क्यों नहीं आए, आप तो देर से खड़े हो। तो तब वो गरीब व्यक्ति बोलता है, साहब आपके पास पैसा है, आप गरीबों की मदद कर रहे हो, आप हमको राशन बांट रहे हो, और मेरे पास एक ये बारी है अपनी, मैं वो अपनी बारी दे के मदद कर रहा हूँ। तो जैसे भी होता है आप मदद कीजिए। ये नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि पैसे से ही मदद होती है, ज़रूरी नहीं कि राशन से। जो आपको होता है उस मतलब इससे हमको ये सीख मिलती है कि हमारे पास जो भी है, देखो वो गरीब व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास बारी थी, मैं गरीबों को बारी दे रहा हूँ, मैं भी गरीब हूँ, वो गरीबों को बारी। तो जो आपके पास आपसे मदद हो सकती है वो मदद कीजिए। और थोड़ा मैं अपने बारे में आपको बताऊंगा, अपनी कहानी बताऊंगा आपसे, तो आपको तो जिससे आप थोड़ा सा मोटिवेट हो, थोड़ा आप पढ़े। देखो पहली बात यह है कि हम पढ़ किस लिए रहे हैं। पहले हमको क्या सोचना अपने दिमाग में कि हम पढ़ किस लिए रहे हैं। देखो पहले सबसे बड़ी बात है कि आप टारगेट बनाओ एक, कि देखो पहले जो था ना, मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ, मैं अपनी कहानी बताता हूँ, क्योंकि आप मेरे छोटे भाई हो, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो था ना बहुत बुद्धू था अपनी क्लास में। मेरे टीचर लोग बोलते थे ना, मतलब हमारे आप सब जानते हैं नवनीत सर लोग, अर्थशास्त्र के टीचर हमारे जो है भट्ट सर, वो भी बोलते थे, नरेंद्र यार तू और में तो सब में ठीक है, पर तू जो पढ़ाई में है ना थोड़ा बहुत कमज़ोर है, तू पढ़ाई कर ले तो थोड़ा ठीक हो सकता। तो मैं उस टाइम पे जो था बहुत बुद्धू था अपनी क्लास में। 33% भी मतलब आना बहुत मुश्किल था तब जो है, 33% भी आना मुश्किल था, ठीक है। तो मेरी 33% भी आना मुश्किल था। तो तब मैंने एक टारगेट बनाया। पहले मैंने बनाया कि मैंने स्पोर्ट्स टीचर बनना है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, देखो पहले हम जैसे कि एक खेत को जो है मतलब जोतते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम सोचते हैं कि इसमें बोना क्या है। तो इसीलिए पहले ये सोचना है कि हमने पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। तो ठीक है, तो पहले जो है अपना एक टारगेट बना लीजिए। तो मेरे को जो था, मैंने टारगेट बनाया था कि मैंने स्पोर्ट्स टीचर बनना है। और जो स्पोर्ट्स टीचर का फॉर्म होता है, मतलब एक यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी में जो होता है 60% से अबव नंबर चाहिए। तो मैंने वो दिमाग में सोचा हुआ था कि मेरे को 60% से अबव नंबर चाहिए, मेरे को 60% से, मैंने मतलब माइंड से क्वेश्चन पूछता था अपने कि मेरे को 60% से अबव नंबर लाने हैं, 60% से अबव नंबर लाने हैं। तो मैं क्या करता था कि रोज़ मतलब मैं पहले से बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। तो लास्ट के जो 3 महीने थे, पेपर आने वाले थे, तो उसके 3 महीने के बाद मैंने बहुत मेहनत की। कि क्या सोचा, पहले एक टारगेट बना लो बस कि मैंने करना क्या है। तुम अपना टारगेट बनाओ कि मैं एक 33% भी नहीं आने वाले थे मेरे, 33% जो 33% भी नहीं ला सकता, ऐसा लड़का 64%, 65% ला सकता। तो आप तो रोज़ पढ़ते हैं, मतलब आप मतलब बहुत होशियार, तो आप समझिए कि आप कितना कुछ कर सकते हो। तो मैं एक 63% लाने वाला लड़का इतना फिर भी अपनी कोशिश करके 65% ले आता। तो मेरी पहली बात यह है कि एक टारगेट बना लीजिए और उसी को दिमाग में रखिए। जब मेरा भी पढ़ाई पे बिल्कुल मन नहीं लगता था, पढ़ता था थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद फेंक देता था, बुक रख देता था। तो एक माइंड में ये सोच लीजिए कि मैंने करना क्या है। देखो एक नवनीत सर भी हमारे बताते थे कि बच्चों हर चीज़ जो है कंपटीशन इतना तगड़ा हो गया है कि किसी चीज़ का भी फॉर्म भरो, किसी चीज़ में भी आप जाओ, 60% से अबव, 55% से अबव नंबर है। तो ये सोचना दिमाग में कि भैया मेरे को, अगर मैं 50% से कम नंबर लाया
तो मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरी पढ़ाई व्यर्थ है। तो ये दिमाग में सोचना कि मेरे को बनना क्या, पहले ये सोच लो कि मैंने करना क्या है, ठीक है। तो तब मैंने स्पोर्ट्स टीचर बनने की सोची थी। तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट, मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गया था। तो मैंने क्या किया, बहुत मेहनत की 3 महीने, ठीक है। 3 महीने मेहनत की। और मैं पढ़ाई कैसे करता था वो भी बताऊँगा आपको। मैं आपका बड़ा भाई हूँ, तो थोड़ा आपको समझाऊँगा ताकि आप समझ सको, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे मैंने पढ़ाई की। देखो मैं क्या करता था ना, एक नोटबुक ली मैंने, ठीक है। जैसे एक कॉपी ली, खाली कॉपी ली, ठीक है। पहले बात ये है कि नोट्स बनाओ। देखो एक वैज्ञानिक थे, वो मतलब वैज्ञानिक थे, एक मतलब बहुत महापुरुष थे। उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको 6 घंटे मिले, 6 घंटों में से आपको एक पेड़ काटना है, तो वो बोलते हैं कि उस पेड़ काटने में से 6 घंटों में से 5 घंटे अपनी आरी में लगाओ, उसको दांत देने में, मतलब उसको तीखा बनाने में 5 घंटे लगाओगे तो 1 घंटे में वो पेड़ कट जाएगा। ऐसी जो है, मेरा कहने का मतलब ये कि ऐसी नोट्स है। अगर आप नोट्स बनाओगे, वो नोट्स जो है आपके धार है, अगर तुम नोट्स बनाओगे 1 घंटे में आप पूरा पढ़ लोगे, मतलब वो पेड़ पूरा काट लोगे, मतलब कहने का मतलब ये अच्छे मार्क्स ले आओगे, ठीक है। तो मैंने कैसे पढ़ा, मैं आपको अपना बता रहा हूँ। जो मैंने पढ़ा, मैंने एक नोटबुक ली। नोटबुक में क्या किया, पहला जैसे एक गाइड है, ये गाइड ली मैं, गाइड थी मेरे पास 12th की। तो मैंने क्या किया, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी जो भी है, मैंने पहले जो है 2 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन जो है उसके लिखे, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिखे, ये पेज भर गया। तो मैं इसको क्या करता था, ज़्यादा अपने माइंड पे ज़्यादा भी फोकस नहीं करना, ज़्यादा भी दबाव नहीं देना। तो मैंने क्या करता था, उस 2 पेज को, जो मैंने 2 पेज आज लिखे, कल मॉर्निंग में जाके उसको पढ़ता था। रात को पेज लिखे और उसको मॉर्निंग, जैसे ये पेज 2 लिखे, सुबह मॉर्निंग में पढ़ा। फिर ये 2 पेज हो गए, उसके बाद तीसरा पेज सुबह लिखा, कभी किसी का, कभी इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिकल का, कभी इंग्लिश का, 2 पेज लिख लिए। उसके बाद दूसरे मॉर्निंग जब आती थी, फर्स्ट से स्टार्ट करता था। पहला लर्न करूँगा सुबह, दूसरा लर्न करूँगा, तीसरा लर्न करूँगा, चौथा पढ़ूंगा। उसके बाद उसके नेक्स्ट दिन 2 पेज फिर लिखता था, फिर उसके बाद फर्स्ट से। ऐसे क्या होता है कि माइंड जो है उस क्वेश्चन को, मतलब 1 महीने तक तुम्हें, मतलब कभी सुबह पहले जब उठने की कोशिश करोगे, पहले उठा नहीं जाएगा। तो माइंड में क्या सोचना कि मैंने करना क्या है, टारगेट क्या है, ये सोचना कि 50% से जब हम कम नंबर लाए तो हमारा कुछ नहीं होना है, हमको कहीं नहीं मिलना है नौकरी, कहीं भी कुछ नहीं होना है। तो ठीक है, पहले क्या सोच लेना है कि मैंने करना क्या है। उसके बाद क्या किया मैंने, ठीक हो गया। मैंने ऐसी मैं रोज़ करता था, मेरी पूरी कॉपी भर गई थी। पहले दिन पढ़ता था पूरा, एक दिन मेरे को सुबह 6 बजे उठता था, 7 बज जाते थे। फिर मैं 5 बजे उठता था, फिर 8 बजे था। तो पहले से पढ़ के लास्ट तक पढ़ता था, ठीक है। ऐसे ही तुम भी करो। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप तो होशियार हो, मैं तो एक 33% वाला आने वाला लड़का। तो आप जब, मतलब एक पास होने की ट्रिप बता रहा हूँ, अगर आप ऐसा करोगे तो अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, ठीक है। अब थोड़ा मैं आपको इकोनॉमिक्स में समझाऊँगा, थोड़ा बहुत समझाऊँगा इकोनॉमिक्स में। देखो, पहला जो हमारे इकोनॉमिक्स का टॉपिक आता है, अर्थशास्त्र जो हमारी है, अर्थशास्त्र उसमें 2 बुक होती है। अर्थशास्त्र में होता है समष्टि और दूसरा होता है व्यष्टि। पहले देखो, एक लॉजिक समझो। एक खाली आपको एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, इजी, इतना तुम याद रख लो। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते किसे, देखो मैं आपको एक थोड़ा सा वो बता रहा हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ उसका। समष्टि, समष्ट मतलब सारा समाज, समष्ट मतलब पूरा भारत, समष्ट आ रहा ना, खाली इतना व्यय मतलब याद रख लो, व्यय का अर्थ याद रख लो, व्यष्टि मतलब व्यक्ति, व्यय को व्यष्टि से तुलना कर लो। तो ऐसे में आपको क्या है, जल्दी लर्न हो जाएगा। क्या करो, व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि मतलब जैसे सर बोलेंगे कि व्यष्टि क्या है, व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति से संबंधित है, समष्ट सारा, तो ये क्या है, पूरे देश से संबंधित। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। समष्टि मतलब होता है एक व्यक्ति से ताल्लुक होता है, कि व्यक्ति की आय, व्यक्ति की व्यय, व्यक्ति का मतलब जो हम कमाते हैं, खर्च करते हैं, और जो हम उपभोग करते हैं, जो भी पता, उपभोग, व्यय और निवेश, ये 3 चीज़ आती है। और समष्टि में आती है देश की आय, देश की इनकम, देश का भी मतलब देश कितना कमा रहा है, कितना इनकम लगा रहा है, और कितना उसको मुनाफा हो रहा है। ये क्या होता है समष्टि में। एक लॉजिक समझ में आ गया, समष्टि और व्यष्टि समझ में आया। व्यय व्यक्ति, 100 समाज मतलब पूरा देश, 100 मतलब 100 पूरा समाज। तो इतना याद रख लो, व्यष्टि और समष्टि समझ में आ गया होगा। व्यष्टि और समष्टि किसे कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। इसको इतना याद रखना कि इसमें अंतर क्या है आएगा, तो आपको बता देना। व्यय मतलब व्यय व्यक्ति, इतना माइंड में रख लो कि व्यय व्यक्ति, समष्टि अर्थशास्त्र समाज, समष्टि अर्थशास्त्र पूरा देश, व्यक्ति व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो अब वो पूछेगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एक मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में
व्यक्ति की आय, व्यक्ति की इनकम, जो मतलब उपभोग, व्यक्ति का व्यय, ये आता है। और समष्टि में राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय व्यय, राष्ट्रीय उपभोग, निवेश आता है। ठीक है, तो इतना याद हो गया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में आप वो नहीं होना चाहिए। अब हमारा पहला लेसन आता है परिचय। ठीक है, हम परिचय देते हैं। परिचय हमारा है पहला, वो है, ठीक है, थोड़ा मेरा फ़ोन गिर गया था, तो मैं आपको बता रहा था व्यष्टि अर्थशास्त्र, मतलब ये पहला लेसन में से। तो हमारा पहले लेसन में आते हैं अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था। पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए हमारा एक यही वाला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। अब इसमें क्या बोल रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटे छोटे अथवा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। मतलब समझ गए, व्यक्तिगत मतलब व्यक्तियों की इकाइयों का, जैसे व्यक्ति, परिवार, फर्म, उद्योग का अध्ययन करता है, मतलब परिवार का अध्ययन करता है, मतलब व्यक्ति, व्यष्टि मतलब उसका अध्ययन करता है। ठीक है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र इकाइयों, योग अर्थात राष्ट्रीय योग, मतलब सब बताया मैंने, व्यष्टि मतलब पूरा राष्ट्रीय योग का अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के एक अंग का अध्ययन करता है। बाकी आप इसको पढ़ लोगे, मैंने इतना आपको लॉजिक बता रखा है। ठीक है, आप इसको व्यष्टि अर्थ, ये हमारा पहले आप गाइड खोलोगे, किताब खोलोगे, तो आपका 8वां क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, इसको आप देख लोगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन आता है कि आर्थिक प्रणाली क्या है। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आता है। ठीक है, पहले ये है कि आर्थिक प्रणाली किसे कहते हैं। देखो, आर्थिक प्रणाली ऐसी संस्थाओं का ढांचा है जिसके द्वारा समाज की समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। समाज की जो है आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था किसी न किसी आर्थिक प्रणाली पर आधारित होती है। आर्थिक प्रणाली मुख्यतः देखो, आर्थिक प्रणाली का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। जो आर्थिक प्रणाली है, हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होती है, वो मतलब आर्थिक प्रणाली मतलब होता है कि हर देश की अलग अलग आर्थिक प्रणाली होती है। ठीक है, हमारी क्या है और देशों की क्या है, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। देखो, 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। 3 प्रकार की समझ में आ गए। तो अब पहले हम पढ़ेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है, वो जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका में पाई जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा महत्व जो दिया जाता है पैसों पे दिया जाता है, और सबसे ज़्यादा उसका जो अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण हो पैसा है। सिर्फ पैसा अर्जित करना होता है, किसमें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और वो कहाँ पाई जाती है, अमेरिका में। देखो, अमेरिका और बहुत सारे देश है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन अधिकांश साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है। मतलब अधिकांश साधनों पर अपनी व्यक्ति का मतलब व्यक्ति जो है स्वतंत्र रहता है कि कितना भी पैसा कमाए, कितना पैसा अर्जित करे, कितना पैसा उपभोग करे, व्यक्ति पर आधारित होता है। इस अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। निजी संपत्ति, देखो उसमें क्या होता है, पूंजीवाद में क्या होता है कि निजी संपत्ति, वो व्यक्ति अपना मतलब जो है कितनी भी संपत्ति रखे, वो उस पर स्वतंत्र होती है। पहला होता है निजी संपत्ति, दूसरा होता है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता मतलब आर्थिक मतलब पैसा, कितना भी पैसा मतलब अपने पास रखे, कितना भी खर्च करे, कहीं भी खर्च करे, वो उसको पूरी स्वतंत्रता होती है। तीसरा होता है राज्य का हस्तक्षेप, मतलब राज्य उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप कुछ भी कार्य करे, कुछ भी, मतलब सिर्फ टारगेट ये रहता है कि पैसा कमाना है। आपको बता दिया, निजी संपत्ति, कितनी भी संपत्ति रख सकता है, आर्थिक स्वतंत्रता, और तीसरा आता है राज्य का हस्तक्षेप, मतलब राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। मुक्त व्यापार, कोई सा भी व्यापार कर सकता है। व्यापार में कोई, जैसे हमारे वहाँ क्या होता है कि थोड़ा बहुत व्यापारों में, जैसे कि कुछ बार होते हैं, उसमें क्या होता है कि लाइसेंस और सब बनाने, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मुक्त व्यापार, आप कोई भी व्यापार कर सकते हो। ठीक है, दूसरी होती है प्रतियोगिता। वहाँ जो है कंपटीशन होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हमारे प्रतियोगिता कहते किसे है, देखो प्रतियोगिता जो होती है कंपटीशन को, अगर हमारे जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा कंपटीशन होती है। जाहिर सी बात है कि अगर बहुत सारे दुकानदार होंगे तो उनके अलग अलग रेट होंगे, और जहाँ पे रेट कम होगा तो जो कस्टमर होगा वहीं जाएगा, तो वहाँ क्या होता है, कंपटीशन भी होता है। कीमत संयंत्र मतलब होता है
कीमत समंतर का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो है अपने हिसाब से जो है कीमत को रखता है, मतलब कितनी कीमत होती है। ठीक हो गया। आपको दूसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपको मैंने बता दिया है। कीमत संयंत्र का मतलब होता है, ठीक है, मतलब कितनी मांग है कितनी पूर्ति है उस हिसाब से ही वहाँ का जो है कीमत संयंत्र होता है। अब ठीक हो गया। अब आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ में आ गई कि पूंजीवाद किसे कहते हैं। पूंजीवाद, पूंजी मतलब आपको ऐसी समझ में आना, लॉजिक समझ लो। पूंजी मतलब पैसा, पैसे को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक हो गया। अब आता है समाजवाद। समाजवाद क्या कहता है। समाजवाद एक समाजवाद अर्थव्यवस्था जो है हंगरी में है और एक चीन को भी समाजवाद माना जाता है। समाजवाद में क्या होता है कि अब मैं साधारण भाषा में बता रहा हूँ। समाजवाद में क्या होता है कि व्यक्ति जो है, जो सरकार होती है, जैसे कोई भी बिजनेस करना है, सरकार के बिना परमिशन के बिजनेस नहीं होता। सारे बिजनेस सरकार कराती है। करने वाला कौन होता है, वहाँ का व्यक्ति, मतलब वहाँ के जो लोग होते हैं वो करना होता है। तो सबसे ज़्यादा वहाँ समाज में क्या, वहाँ समाजवादी प्रणाली में क्या होता है, व्यक्ति के विकास को महत्व दिया जाता है कि व्यक्ति का विकास कैसा हो। ठीक है, कैसे व्यक्ति का विकास किया जाए। वहाँ पैसे को महत्व नहीं दिया जाता, वहाँ व्यक्ति के विकास को महत्व दिया जाता है। देखो आप किताब की भाषा में, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अधिकांश उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। तो मतलब राज्य जो है, राज्य ही काम कराता है। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। सामाजिक स्वामित्व, मतलब उसमें जो है समाज जो है काम करता है और सारे काम जो गवर्नमेंट कराती है वो लोगों की विकास के लिए किया जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता की अनुपस्थिति, मतलब जाहिर सी बात है, अगर सरकार काम करा रही है तो उसमें जो है आर्थिक स्वतंत्रता, उसमें जो है आर्थिक स्वतंत्रता की वो नहीं मिलेगी। और कीमत संयंत्र में गौण भूमिका होती है। प्रतियोगिता की अनुपस्थिति, और एक प्रतियोगिता की अनुपस्थिति होता है। जाहिर है कि अगर सरकार सारा काम करा रही है तो वहाँ क्या होगा, वहाँ जो होगा कि प्रतियोगिता नहीं पाई जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट काम करा रही है। एक ही, जैसे हमारा रेलवे है, हमारा इंडिया की बात करें, रेलवे है, हॉस्पिटल है। रेलवे जो होती है वो गवर्नमेंट के अंदर में होती है, तो रेलवे में कभी भी क्या हो, कंपटीशन नहीं होता है। ठीक है, तो रेलवे ऐसी जो है वहाँ जो है प्रतियोगिता जो है नहीं पाई जाती। किसमें, समाजवाद में। समझ में आ गया। अर्थव्यवस्था समझ में आ गई कौन सी पूंजीवादी और समाजवादी। अब आती है मिश्रित। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में कहाँ है, वो भारत में पाई जाती है। भारत में है, मतलब भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था एक उदाहरण है भारत। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों का सहसंयोजक हो। देखो ऐसा होता ना, भारत में क्या है, निजी संपत्ति भी होती है और सार्वजनिक भी होती है। जैसे हमारा अस्पताल है वो निजी भी है, एक व्यक्ति के भी है, और एक जो अस्पताल है गवर्नमेंट है। तो ये क्या है, दोनों मिश्रित है। और निजी उसमें क्या होता है, समाजवाद में क्या होता है, गवर्नमेंट की होती है, और उसमें क्या, पूंजीवाद में क्या होता है, केवल व्यक्ति की होती है। ठीक है, तो मिश्रित में दोनों, व्यक्ति की भी होगी गवर्नमेंट की भी होगी। इससे क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। साधारण सी बात है, मतलब मिली हुई। ठीक है, तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों का सहसंयोजन पाया जाता है, अस्तित्व पाया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता बताता हूँ। निजी सार्वजनिक संपत्ति सहअस्तित्व, निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति का सहअस्तित्व होता है, मतलब निजी की और सार्वजनिक की सहअस्तित्व होता है। आर्थिक स्वतंत्रता, मतलब कुछ जगह तो ऐसा होता है ना कि हमारे वहाँ जो होती है आर्थिक स्वतंत्रता कहीं कहीं नहीं है। जैसे कि हम जो है हथियार बनाते हैं, जैसे कि मतलब गैर कानूनी जो काम है हमारे वहाँ वो नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी हमारे कीमत प्रणाली है और सीमित प्रतियोगिता है। सीमित प्रतियोगिता का मतलब समझ लो, सीमित प्रतियोगिता मतलब प्रतियोगिता जो है सीमित है प्रतियोगिता सीमित है। तो आपको मैंने मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको आ गई, और समाजवादी आ गई, और कौन सी है, पूंजीवादी। तीन अर्थव्यवस्था आ गई। अब आएगा आर्थिक प्रणाली। समझ में आ जाएगा कि आर्थिक प्रणाली किसे कहते हैं। ओके, और एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको। अगर आपको लगेगा कि थोड़ा समझ में आ रहा है तो मैं फिर और वीडियो बनाऊंगा। पहले मैं इतना ही वीडियो बनाऊंगा, एक क्वेश्चन और समझा रहा हूँ। देखो, एक हमारा दूसरा लेसन है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। देखो उपभोक्ता कैसे किससे कहते हैं, पहले ये पता है आपको। उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता कहते हैं कस्टमर, मतलब इंग्लिश में जो है कस्टमर। ठीक है, जैसे हम कुछ सामान लेने गए, दुकानदार से हमने सामान लिया, जो सामान ले रहे हैं वो हमसे दुकानदार क्या कहेगा, कस्टमर, मतलब उपभोक्ता। सामान लेने वाला जो है उपभोक्ता हो गया, और देने वाला
कौन है, वो मतलब दुकानदार जो है देने वाला, और जो हम लेते हैं उसको हम उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन है, घटती सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता, घटती सीमांत उपयोगिता एक क्वेश्चन है। देखो सीमांत, घटती सीमांत उपयोगिता का मतलब इसका सीधा जो है हमारे जीवन से होता है, देखो ताल्लुक होता है। देखो इसको हम साधारण शब्दों में समझते हैं किताब से छोड़ के। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम वो क्या कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर अगर हम किसी अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता, अन्य बातें समान, देखो इसका ताल्लुक जो है हमारी ज़िंदगी से, मैंने क्या बोला, अन्य बातें समान रहने पर अगर हम किसी वस्तु का उपभोग ज़्यादा करते हैं तो उसकी जो मिलने वाली संतुष्टि जो है हमारी कम होती। जैसे हम एक एग्जांपल के लिए लें, जैसे हमारी रोज़ की दिनचर्या में जो है, जैसे हम रोटी खाते हैं, रोटी खाने से हम जब से हम मतलब पैदा हुए तब से हम रोटी खाते हैं, तो अगर हम रोटी के बदले मोमो खाएं तो उससे क्या होता है, संतुष्टि जो है रोटी के मुकाबले ज़्यादा मोमो में मिलती है। क्यों? क्योंकि हम उसको रोज़ उपभोग कर रहे हैं। तो इसका नियम क्या कहता है, अन्य बातें समान रहने पर अगर किसी वस्तु का उपभोग हम बार बार करेंगे तो उसकी मिलने वाली संतुष्टि जो है कम होती जाएगी। तो समझ में आया, सीमांत, घटती सीमांत की उपयोगिता का नियम समझ में आ गया। जैसे हम रोज़ रोज़ क्या, आपको मैंने समझा दिया है कि हम रोज़ रोज़ रोटी खाते हैं, तो अगर हम अन्य बातें समान रहने पर अगर हम मोमो खाएं तो उससे मिलने वाली संतुष्टि क्या है, उससे अधिक मिलेगी। इसका नियम समझ में आ गए। अगर किताब की भाषा में बोले तो अन्य बातें समान होने पर अगर किसी वस्तु का हम बार बार उपभोग करते हैं और उसमें मिलने वाली संतुष्टि जो है कम होती जाएगी। समझ में आ गया इतना। अब उसके बाद हम दूसरा एक आता है, नियम की मान्यता क्या कहती है। नियम की मान्यता कहती है कि ना वस्तु में परिवर्तन हो, ना वस्तुओं पर, मैं तो परिवर्तन कर रहा हूँ, मतलब ये वैसे है, ना वस्तु में परिवर्तन हो, ना ही समय में परिवर्तन हो, ना उसमें समय में परिवर्तन होना चाहिए। तो इसका नियम कहता है कि ना वस्तु में परिवर्तन हो, ना समय में परिवर्तन हो। एक आता है उपभोक्ता संतुलन। देखो हम उपभोक्ता, अपनी भाषा में बता रहा हूँ, हम जो है मार्केट जाते हैं, ठीक है, मार्केट गए, हमने एक दुकान से खाए 20 रुपये के मोमो, ठीक हो गया, 20 रुपये के मोमो खाए, दूसरी दुकान में गए, वहाँ 10 रुपये के मोमो मिल रहे थे। हमने कहा अरे वाह ये तो अच्छा हो गया। तो हम दूसरी वाली दुकान से जो हमने 10 वाले मोमो खा रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ, मज़ा नहीं आया, मतलब अच्छा नहीं लगा कि यार, हमने कहा यार ये अजीब से हो रहे हैं, अच्छा नहीं लगा। तो क्या हुआ, पैसे वसूल नहीं हुए। मतलब अगर हम पैसे वसूल नहीं, अगर 20 वाले खाते हैं तो पैसे वसूल हो जाते। ये किताब की भाषा में अगर हम बोले उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता संतुलन में कब आता है, जब उसके पैसे वसूल हो जाते हैं। जैसे ये दो बात देती, जैसे ये है, ये उपभोक्ता है, संतुलन है। अगर हमने इतने पैसे खर्च करे, ये उपभोक्ता है। अगर हम इतने पैसे, हमको संतुलन इतना मिल रहा है, अगर हमने इकाई बढ़ाई तो फिर इतना, अगर हम बराबर में आ गए, उपभोक्ता का पैसे भी उतने खर्चे और संतुलन, ये क्या है, जब हम दोनों बराबर में आ जाएंगे कि ये क्या है, उपभोक्ता संतुलन। तो समझ में आ रहा, उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं, जब उपभोक्ता संतुलन में होता है। जो संतुलन किसे कहते हैं, समझना क्या, जैसे कि हमने किसी मूवी देखी, मूवी में अगर हमको मूवी अच्छी लगी तो हम कहते हैं कि यार पैसा वसूल हो गया, मतलब उपभोक्ता संतुलन में हो गया। तो समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। उपभोक्ता संतुलन कब होता है, जब उसके पैसे वसूल हो जाते हैं। मतलब कहने के मतलब वो है, एक वस्तु के संदर्भ में दो वस्तु के। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं फिर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।